साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी फोटो और एनिमेशंस के माध्यम से, जिससे अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे टुडे सेशंस की ओर और आज के सेशंस के बारे में आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन, यानी कि कल जो हमने आपको करंट अफेयर के प्रश्न कराए थे उनका रिवीजन कराया जाएगा और 3 क्वेश्चन रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे ये कंफर्म करने के लिए कि कल की चीज़ें आपको याद हैं कि नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की अपनी करंट अफेयर पूरी जानकारी के साथ में स्टार्ट हो जाएगी। 10 क्वेश्चन आपको आज की करंट अफेयर के कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के 3 से 4 प्रश्न। देखिए, स्टैटिक जीके आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न स्टैटिक जीके के होंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद एनिमेशन और आपकी मतलब कि चित्रों की मदद से, फोटोज़ की मदद से, जिससे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। उसके बाद यस्टरडे होमवर्क का स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका जिन लोगों ने भी यहाँ पर आंसर दिया है उनका जो है फोटो स्क्रीनशॉट के साथ में यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल की वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं कल के रिवीजन वाले प्रश्न की ओर। देखिए, तो रिवीजन वाला पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाला तीसरा देश कौन सा है? कल हमने आपको कराया था। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि भारत विश्व में सर्वाधिक खर्चा करने वाला तीसरा देश बन गया है। पूरी जानकारी हमने कल वाली वीडियो में आपको दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम्स पत्र की 100 सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी को जगह मिली है? ऑप्शन है पेप्सिको, ऑप्शन बी है बायजू, ऑप्शन सी है जियो, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बायजू और जियो दोनों कंपनियों को टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल को? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। और इस प्रश्न के बारे में भी कल हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की करंट अफेयर की ओर चलते हैं। 1 मई टुडे करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रोहित सरदाना का भी हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है खेल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पत्रकारिता से संबंधित थे रोहित सरदाना। चलिए इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, आइए देखते हैं। तो वरिष्ठ भारतीय पत्रकार रोहित सरदाना का 30 अप्रैल 2021 को कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। उन्होंने ताल ठोक के की मेजबानी की थी, जो एक लोकप्रिय बहस कार्यक्रम था, और वे जी न्यूज़ पर भारतीय समकालीन मुद्दों पर चर्चा करते थे। तो सबसे पहले वे जी न्यूज़ पर काम करते थे। कौन सा प्रोग्राम था? तो ताल ठोक के प्रोग्राम में वे काम करते थे, जो कि एक बहस वाला कार्यक्रम था। उसके बाद सरदाना ने जी न्यूज़ को 2017 में आज तक में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। तब से वे बहस कार्यक्रम दंगल की मेजबानी कर रहे थे। तो आज तक में शामिल होने के लिए 2017 में उन्होंने जी न्यूज़ को छोड़ दिया और आज तक पर चल रहा एक कार्यक्रम दंगल, उसकी मेजबानी किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की गई है। अब ये योजना क्या है, किसको किसको फायदा मिलने वाला है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। कोरोना ड्यूटीज के दौरान शहीद स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार लेगी। यानी अगर कोविड-19 में किसी की ड्यूटी लगी हुई है और वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ली जाएगी। उनको परिवार वालों को सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। 30 अप्रैल दोपहर तक राज्य में 8,66,980 खुराक दी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। आपको मतलब मेन ये याद रखना है कि कोरोना वॉरियर्स योजना किसके द्वारा चालू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 1700 खुराक कोविड-19 को उत्पादन किया है? जैसा कि आपको पता है, ना केवल इंसानों में बल्कि जानवरों में भी कोविड-19 अपना असर दिखा रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर वैक्सीन की खोज की गई है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रूस ने यहाँ पर जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 का उत्पादन किया है। देखिए,
तो रूस ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले 17,000 कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है। रूस ने मार्च 2021 में कॉर्नीवैक-कोव पंजीकृत किया है। तो ध्यान रखिएगा, टीके का नाम क्या है? कॉर्नीवैक-कोव, ठीक है, जो कुत्तों में, बिल्लियों में, लोमड़ियों आदि में एंटीबॉडी उत्पादित करने में सक्षम होगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्य और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की चेकिंग पर मतलब की चिंता व्यक्त की है। देखिए, वायरस का संचरण जो आपके पशु हैं, पशुओं के द्वारा मनुष्यों को हो रहा है, ठीक है। तो इस पर चिंता व्यक्त की है किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न, अभी हाल ही में IPL की किस टीम ने भारतीय सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्पोर्ट जीके का। ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली डेयर डेविल्स। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर भारत सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। देखिए, तो IPL की एक टीम राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 रोकथाम में भारतीय सरकार को सहायता हेतु 7.5 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह राशि टीम के कोच और स्टाफ के द्वारा मतलब एकत्र की गई है, सब लोगों ने मिलकर के एकत्र की है। इसका उद्देश्य कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित हुए राज्यों की सहायता करना है। तो याद रखना, राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर भारतीय सरकार की सहायता की, 7.5 करोड़ रुपए यहाँ पर दान में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नौसेना के 4 डॉक्टर, 7 नर्स सहित 57 सदस्यीय मेडिकल दल कौन से शहर में भेजा गया है? ऑप्शन है कोच्चि, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अहमदाबाद में नौसेना का ये 57 सदस्यीय मेडिकल दल भेजा गया है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। देखिए, 4 डॉक्टर, 7 नर्स, 26 पैरामेडिकल और 20 सहायक कर्मचारियों की सहित नौसेना की कुल 57 सदस्यीय दल को अहमदाबाद भेजा गया है। कोविड संकट के प्रबंधन के लिए गठित एक विशेष अस्पताल PM केयर्स कोविड अस्पताल में इनकी तैनाती की जाएगी। तो अहमदाबाद में एक अस्पताल खोला गया है PM केयर्स कोविड अस्पताल, उसमें इन लोगों की तैनाती की जाएगी, ठीक है। यह 29 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले अगले 2 महीने की अवधि के लिए इनको तैनात किया गया है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए इनकी जो है अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता है तो इनको आगे के लिए भी वहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर ऑक्सीजन वार्ड रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ऑक्सीजन वार्ड रूम कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि केरल राज्य सरकार ने यहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ती मांगों के लिए जिला और राज्य स्तर पर ऑक्सीजन वार्ड रूम स्थापित करने का फैसला लिया है। कि वार रूम पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन और पेट्रोलियम प्रतिनिधियों के साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो 2 लोग मिलकर के, पहला तो पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन और पेट्रोलियम प्रतिनिधि, ये दोनों लोग मिलकर के इस वार रूम में काम करेंगे। 2 मॉड्यूल कोविड जागृत पोर्टल भी चालू किया गया है। तो कोविड जागृत पोर्टल किसके द्वारा चालू किया, ये भी आपको याद रखना है, केरल राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, अब वहाँ के CM की बात कर लेते हैं। तो वहाँ के CM है पिनाराई विजयन, केरल के, और वहाँ के राज्यपाल फिलहाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 29 अप्रैल, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 24 अप्रैल। चलिए आंसर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है बी, यानी कि 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया। क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। 2021 के 10वें संस्करण में शांति निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका 10वां संस्करण है और शांति निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ संगीत और सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैज दिवस याद रखिएगा 30 अप्रैल को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 मई टुडे की MP करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में कोविड की वजह से किस राज्य से आने वाली एवं जाने वाली बस परिवहन को मध्य प्रदेश में रोक लगा दिया गया है? यानी कि कौन से राज्य की बसें अब मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकती हैं? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो भी बसें हैं वो अब मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। क्यों, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लोकहित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश से आने वाली तथा उत्तर प्रदेश को जाने वाले बस परिवहन परिचालन को स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 29 अप्रैल से 7 मई तक सभी बस परिवहन बंद कर दिया गया है। कब से कब तक? 29 अप्रैल से 7 मई तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु होने पर मंडी कर्मचारियों के परिजनों को कितने लाख रुपए देने का जो है यहाँ पर घोषणा की है। ऑप्शन ए है 25 लाख, ऑप्शन बी है 35 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 20 लाख। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 25 लाख रुपए का यहाँ पर सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। देखिए, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु होने पर कर्मचारियों के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मदद की है, मंडी कर्मचारियों के जो परिजन होंगे। साथ ही साथ मंडी बोर्ड व समितियों के कर्मचारियों के इलाज के लिए अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो उसके इलाज के लिए अग्रिम राशि भी श्री कमल पटेल के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और वर्तमान भारत में जो कृषि मंत्री कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान कृषि मंत्री हैं भारत सरकार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? एमपी स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है जीवाजी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो सागर में स्थित है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी, यानी कि आज़ादी से पहले की गई थी। इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा 2008 में दिया गया। 2008 में इसे सेंट्रलाइज कर दिया गया और केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, यह प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं स्टैटिक जीके के प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 1, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है डैन्यूब, ऑप्शन बी है टाइबर, ऑप्शन सी है नील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो बताइए वियना शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि डैन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित है। आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको और ये भी बताते हैं किसका जो है संगठन का मुख्यालय वियना शहर में स्थित है। आइए देखते हैं। तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी, आपको याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है किसका? ओपेक का। यानी कि पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट करती हैं जितनी भी कंपनियां तेल का जो उत्पादन करती हैं उनका एक संगठन है ओपेक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में स्थित है। जो कि ये आपका मुख्यालय ओपेक है वो जनवरी 1961 से प्रभाव में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी है सिसिली, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी है कि सिसिली द्वीप जो है वो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर स्ट्राम्बोली जो है एक ज्वालामुखी स्थित है। आपको पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नेहरू जी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, और इनका एक और नाम है जो कि अभी आपको नहीं पता होगा, तो अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कल के प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर था नरेंद्र नाथ दत्त। किसने आंसर दिया? आइए देख लेते हैं। सीमा माकड़े ने बहुत सही आंसर दिया, पूरी जानकारी दी है। उसके बाद हरीश बाबू ने बहुत सही जानकारी दी है, और शैलेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है। उसके बाद प्रीति बंसीवाल ने बताया है नरेंद्र दत्त। उसके बाद संध्या स्वामी ने जानकारी दी है। देव शर्मा ने बहुत सही बताया है। श्वेता गौतम ने बताया है। सचिन पारासर ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। राधेश्याम शुक्ला ने कहा है नाइस पोस्ट, धन्यवाद आपका। अवंतिका शुक्ला ने कहा है नाइस क्लास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता धुर्वे ने यहाँ पर जानकारी दी है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम जो है नरेंद्र नाथ था। ठीक है, तो आप ये जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किसने कितनी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। चलिए आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो
आज का आप प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, आप इनके बारे में जो भी जानकारी आपको मिली, इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, पंचवर्षीय योजना कब चलाई, साथ ही इन्होंने जो इमरजेंसी कब लगाई, ये सारी जानकारी आपको गूगल से निकाल करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको टाइप करना है। कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको बता दें, MPPSC प्री परीक्षा के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के एक बार देखिए। कल हम जो है यूनिट 9 की इलेक्ट्रॉनिकी की वीडियो लेकर के आए थे, उससे पहले खाद्य एवं प्रसंस्करण की वीडियो लेकर के आए थे। यूनिट 7 की प्रैक्टिस सेट हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आज भी 12:30 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।